जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ समाजी और सियासी शख्सियात से और मुख्तलिफ ऐसे भी लोगों से जो कि पब्लिक सर्विसेज के काम अंजाम देते हैं, यानी आवाम की खिदमत का जो फरीज़ा है वो अंजाम दे रहे होते हैं। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट है एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, जो कि इंसदाद तजावुज़ात का डिपार्टमेंट है। यानी कराची शहर में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पे तजावुज़ात कायम कर दी जाती हैं। यानी इंसान जब अपनी हद से जो कानूनी तौर पर उसकी हद वज़ा की गई होती है हुकूमत की जानिब से, अगर उससे तजावुज़ करता है तो वो इंसदाद तजावुज़ात के ज़ुमरे में आ जाता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं KMC के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट जनाब बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई। वालेकुम सलाम जी। खुशामदीद कहते हैं सर आपको। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। जी जी सर रमज़ान मुबारक का महीना है और जहाँ ये महीना खैर व बरकत का महीना है, रहमत का महीना है, वहीं जाहिर सी बात है कुछ ख़रीदारी बढ़ जाती है, कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा रमज़ान मुबारक में क्या रूटीन रहता है आपका? देखें डॉक्टर साहब, रमज़ान मुबारक ये रमज़ान मुबारक में तो हमारी रूटीन बड़ी चेंज हुई है। फजर की नमाज के बाद हमने नालों पे जाना है। अच्छा। गुज्जर नाला और औरंगी नाला, ये दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक कराची को खूबसूरत बनाने का प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कराची को बेहतर करने का प्रोग्राम है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हम फॉलो कर रहे हैं और एक मॉडल नाले कराची के अंदर बनने जा रहे हैं जो दुनिया में जिस तरह बरसाती नाले होते हैं बिल्कुल सेम वही नाले हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो तजावुज़ात है उस पर जो है हमारी कार्रवाई जारी है। जो फजर की नमाज के बाद हम शुरू करते हैं, फजर की नमाज के बाद से तैयारी ये तमाम चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, वैसे सहरी और इफ्तारी घर पे ही करते हैं ज़्यादातर या घर से बाहर भी रोज़ा खुल जाता है? देखिए डॉक्टर साहब, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि 4 बजे फिर ऑफिस भी ज्वाइन करना होता है, 4 बजे तक ऑफिस है, फिर कोर्टों के चक्कर और ये फिर कभी कभी ऑफिस में भी खुलती है सहरी, इफ्तारी करते हैं। घर में कम अफ्तारी होती है, घर में कम होती है क्योंकि फिर बाज़ जगह पे प्रोग्राम्स में जाना, दोस्तों के पास जाना, फिर इस हिसाब से मीटिंग्स भी हो जाती हैं। तो मीटिंग में जब ज़्यादातर मीटिंग में हमारी अफ्तारियाँ खुल रही हैं आजकल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली के साथ रमज़ान की शॉपिंग करने जा रहे हो, तजावुज़ात देख के फ़ोन भी करते जा रहे हो, भाई यहाँ पे तजावुज़ात है, यहाँ पे तजावुज़ात है, तो फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं या ये देख रहे होते हैं कि इंक्रोचमेंट कहाँ कहाँ हो गई है? डॉक्टर साहब, असल में रमज़ान एक ऐसा महीना होता है, हाँ, उसमें कोशिश ये की जाती है या तो ज़्यादातर वक्त और जो है इसमें काम में लग जाता है या फिर घर पे आराम करे आदमी। हिम्मत नहीं होती क्योंकि अब आपने रोज़ा भी रखा होता है, फिर नमाज का टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी नमाज का टाइम भी आ जाता है। फैमिली के साथ सिर्फ वो टाइम गुजरता है जो मैंने अब से डिस्कस किया कि रोज़ा खोलना हो, अफ्तारी का या सहरी का, वो सारा टाइम और शॉपिंग के लिए बहुत कम जाना होता है, अच्छा बशीर भाई, आपसे मजीद बात करेंगे। अजान का वक्त है सर, असर की अजान का वक्त। एक छोटा सा वक्फा है, असर की अजान के बाद दोबारा प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए आबाद है रमज़ान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात हैं आबाद है रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब से और इनसे जान रहे हैं कि रमज़ान मुबारक में इनका क्या रूटीन रहता है, क्या फ़र्क पड़ता है इस माह मुबारक में। जी बशीर भाई, मुझे ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे क्योंकि कारोबार के औक़ात कार बदल जाते हैं, जो नॉर्मल रूटीन होता है इंसान का चेंज हो जाता है, तो क्या इस महीने में लाकानूनियत में, तजावुज़ात में कमी आती है या बढ़ जाती हैं ये चीज़ें? देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरह इस महीने जो है आप देखेंगे बरकत वाला महीना, तजावुज़ात में भी बरकत आ जाती है। अच्छा। लोग आप देखेंगे ठेले वो ये फल फ्रूट्स वगैरह ये लेकर बेतहाशा लोग जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, उसमें आप ज़्यादातर मॉक्स के बाहर देखेंगे आपको ठेले पतारे मिलेंगे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सेम इसी तरह मार्केटों में भी ज़ाहिर बात है ईद की ख़रीदारी का रश हो जाता है इस हिसाब से। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो मार्केटों के अंदर भी इन तजावुज़ात में इजाफा हो जाता है। अच्छा, तो कंट्रोल हमारी जो जितनी भी एसोसिएशन होती है वो ज़ाहिर बात उनकी भी कंप्लेंट्स होती है, हम कार्रवाइयाँ करते हैं SHO पर भी, तमाम मार्केटों पे भी विद उन एसोसिएशन के साथ मिलकर। लेकिन रमज़ान के महीने में चूँकि
रात तक देर तक चलता, अभी तो SOPs की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना ये रात देर तक सुबह तक तजावजात तो मौजूद रहती हैं। बिल्कुल कार्रवाई कुछ रिलैक्सेशन, कुछ नरमी दी जाती है रमजान की वजह से कि जी हाँ। चले कोई बात नहीं, रमजान का 1 महीना है, कुछ कोई, क्योंकि स्टॉल का बड़ा रुझान होता है। अब मुझे अब भी याद है कि मेरे बचपन में नाज़ाबाद में पहली चौरंगी पे जो है ना, सिग्नल से लेके और पीछे रिजविया तक तमाम स्टॉल्स लगे होते थे, जो कि स्पेशली ईद के लिए या रमज़ानों के लिए लगाए जाते थे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो सिर्फ रमज़ान के महीने में अपना जो ज़रिया है मुआश है वो उन्हीं स्टॉल से, चाहे पोस्ट कार्ड के स्टॉल्स हों, मुख्तलिफ छोटी चीज़ों के स्टॉल्स हों, तो वो अब भी रिवाज है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखें अब एक कल्चर है हम कराची वालों का। शाम के टाइम आप अफ्तारी के वक्त आप देखेंगे कि पकोड़े वाले और डिफरेंट छोले वाले और आलू बुखार, मतलब आपको डिफरेंट ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो इससे पहले आपको नहीं मिलती। इस माह के अंदर आपको, इस महीने आपको हर नई नई चीज़ें मिलेंगी। कोई आलू बेच रहा होगा, कोई कोई कचालू बेच, मतलब अजीब, मतलब नाम भी हम जो सुनते रहे बचपन में वो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा फिर जब आप मगरिब की नमाज पढ़ के वापस आते हैं तो मगरिब से पहले ये फ्रूट वाले और फिर ये तमाम फिर मार्केट्स के ऊपर ये रश होता है। और जिस तरह आपने बताया स्टॉल मेहंदी के। बशीर भाई मुझे ये बताइएगा सर कि जो पहियों पे लगी हुई जो चीज़ें हैं, जो ठेले हैं, पथारे हैं, जो मूव कर रहे हैं, कहीं कहीं अपनी जगह भी बना लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा मूव कर जाते हैं, ये तो तजावुज़ात में नहीं आते ना सर? इसको हम हमारी ज़ुबान में जो है एंटी इंक्रोचमेंट की ज़ुबान में मोबाइल इंक्रोचमेंट कहते हैं। अच्छा। एक्चुअल मोबाइल इंक्रोचमेंट आपने सही कहा कि एक जगह पर नहीं ठहरती, ये चलती रहती है। मतलब जहाँ पर कभी यहाँ हो गया, कभी वहाँ लगा दिया, ऐसा इसके हम इस पे कार्रवाई हमारी कम होती है। लेकिन जो मुकम्मल तौर पे ठहर जाए जहाँ पर, तो उस पर फिर हमारी कार्रवाई होती है। सर मुकम्मल तौर पे ठहरने से मतलब ये, मैं बहुत से नाज़रीन ऐसे कारोबार करने वालों को जानता हूँ जो रिक्शे में या सुजुकी में उन्होंने पूरी अपनी शॉप बनाई हुई है और उनकी जगह भी मखसूस है। वो सुबह 6-7 बजे आके वहीं अपनी रिक्शा या अपनी सुजुकी जो है खड़ी कर लेते हैं और उसके बाद रात गए तक उनका वो सारा कारोबार चलता रहता है। तो ये भी इंक्रोचमेंट में आएगा? जी हाँ डॉक्टर साहब, ये हमने एक दो दफ़ा इस पर असल में अब उन्होंने देखा ना कि जो इंक्रोचर होता है वो बहुत आइडियाज़ लेकर आता है, अजीब आइडियाज़। आपने जगह ये भी बड़ा ज़बरदस्त आइडियाज़ है। उस पर वो क्या करते हैं कि पार्किंग वालों से 1 महीने की जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है फ़ीस भर देते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर गाड़ी अपनी खड़ी करने की पार्किंग फीस दे देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हम भाई गाड़ी हमने खड़ी की, हमारी गाड़ी पार्किंग पे कराया सर दुकान का। तो अगर तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बड़े नए किस्म के जो है एक्चुअल माह रमज़ान के अंदर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको जो है स्टॉल नुमा चीज़ें और ये और फिर लोग का रुझान भी यहीं पर होता है कि रश भी इतना होता है। आप शॉप पे देखेंगे इतना रश हो जाता है हर घर में माशाल्लाह। और कराची या पाकिस्तान में एक इस्लामी कंट्री है, इसके अंदर लोगों का रुझान जो है इस महीने जो है आप देखें मजहबी रुझान हो जाता है। हर मस्जिदें भर जाती हैं, आपको नज़र आएंगी। फिर आपको सड़कें वीरान नज़र आएंगी जब रफ्तारी का टाइम आएगा। यो तो अगर मजबूरी में कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग वहाँ पर अफ्तारी खुलवा रहे होते हैं, रोडों पर फुटपाथों पर लोग अफ्तारी खुलवा रहे होते हैं इस कराची शहर के अंदर। तो सर जहाँ पे जब जैसे हम कोर्ट्स की अगर बात करें, उसके बाहर भी नोटरी पब्लिक और मुख्तलिफ लोग एक ब्रीफकेस के अंदर अपनी पूरा ऑफिस लेके घूम रहे होते हैं और वो कहीं पे भी ऑफिस लगाते हैं बैठ जाते हैं। तो उनको भी सर इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से हटाया जाता है? हाँ जी, नोटरी पब्लिक उनको कहा जाता है। वो उनके कोर्ट से उनके पास सदरी कोर्ट से परमिशन होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा उन कोर्ट से भी हमें परमिशन मिलती है कि आप इनको हटा दें। अच्छा, तो हम हटा देते हैं। अच्छा सर, ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इनकी यानी ख़ास तौर पे तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या किसी भी बिल्डिंग की पार्किंग में डिपार्टमेंटल स्टोर बनाने की इजाज़त होती है सर? देखिए हमारे यहाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल अच्छा एक सवाल किया। इस रमज़ान के महीने में आप देखेंगे तो जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स आपको मिलेंगे जो बने हैं, बास डिपार्टमेंटल स्टोर ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपनी पार्किंग बनाई हुई है और बास डिपार्टमेंटल स्टोर तो मुकम्मल तौर पे कमर्शियल यूज़ ही नहीं कर सकते। वो एक रेसिडेंस बिल्डिंग होती है, उसके अंदर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट जो है बना लिया है, ना उसके अंदर पार्किंग है
उन्होंने रोडों पर और फुटपाथ के ऊपर अपनी पार्किंग की हुई है। फर्स्ट सेकंड ये है कि वो वायलेशन कर रहे हैं। जब आप रिहायशी इमारत के अंदर आपने जो है अपने एक सुपर मार्केट बना लेंगे तो फिर वहाँ रुझान पूरा गाड़ियों की पार्किंग खड़ी होगी, तो इलाके में ट्रैफिक का जो है वो जाम मिलेगा, आपको हादसात आपको मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी, क्योंकि वो कमर्शियल्स में आपने किया ही नहीं है। तो सर ऐसी डिपार्टमेंटल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यानी रिहायशी इमारतों की पार्किंग में बनाई गई? एक तरफ तो उस बिल्डिंग की पार्किंग खत्म हो गई और दूसरी जानी भी डिपार्टमेंटल स्टोर खोला गया, उसकी अपनी कोई पार्किंग ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है सर जा बजा आपको राशिद मनास रोड पे और मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे नज़र आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर जिसकी पार्किंग मौजूद नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग की पार्किंग में बनाए गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2-3 दफ़ा हमने एक्शंस किया इसके ऊपर और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने भी इस पर एक्शन लिया है। बाज़ दफ़ा सील भी हुई हैं ये मार्केट्स वगैरह, फिर वो खुल गई हैं दोबारा। माह रमज़ान के अंदर मैंने आपने जैसे किया कि बरकत महीना है, ख़ुद इनको भी एहसास होना चाहिए इस कराची शहर से कमा रहे हैं खा रहे हैं, क्यों ना हम जो है इस कराची शहर के लिए हम इस शहर को हमें ऑन करना चाहिए, हमारा शहर है। इसमें जो इतने बड़े बड़ी प्लाजा रखते हैं, इतनी बड़ी सुपर मॉल हैं जिनके, उनको कम से कम ऐसी जगहों पे कम पार्किंग लेनी चाहिए, कम से कम कोई इमारत ऐसी लेनी चाहिए जिसमें मार्केट बना रहे हैं, जिससे कराची के शहरियों को जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, तो कराची के शहरियों को सहूलतें भी देनी चाहिए उनको, और इनके खिलाफ कार्रवाई में होती भी। बशीर भाई एक तरफ तो अब ये कहा गया कि जी कराची के फुटपाथ को क्लियर कर दें और जितनी पैदल चलने की जगहें हैं वो खाली करा ली जाएं, होटल्स जो रेस्टोरेंट्स जो बने हुए हैं जो टेबल चेयर बाहर रख के बैठे होते हैं उनको हटाया जाए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि चूँकि कोरोना की वजह से इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी है, रेस्टोरेंट्स अपने रेस्टोरेंट के बाहर जो है दुकान के बाहर टेबल चेयर लगा के खाना सर्व कर सकते हैं। अब क्या किया जाए सर, क्या करते हैं आप ऐसी सूरत में? बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी बड़ी पिज़्ज़ा चेन्स, बड़ी बड़ी बर्गर पॉइंट्स, बड़े बड़े जो आपके चिकन फ्राइड चिकन के जो आउटलेट्स हैं वो भी मजबूर हैं कि वो अपनी शॉप के आगे टेबल चेयर डाल के और लोगों को खाना खिला रहे हो, जबकि वो पेडेस्ट्रियन फुटपाथ है, लोगों को पैदल चलने की जगह। इसी सूरत में क्या सर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो हमें रुझान देखना चाहिए। कराची के आवाम का रुझान अगर आप देखेंगे, ये तो SOPs पे जो है अब शुरू हो गया। आपने जिस तरह कहा वाकई में बिल्कुल सेम। कराची में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के सामने चले जाएं, उन्होंने बाहर फुटपाथ ही घेरे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स भी हैं SOPs को फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारे कराची का जो है रुझान भी चेंज हो गया। अब हम आप देखेंगे तख्त के ऊपर ज़्यादा बैठने लगे हैं, जो शनवारी स्टाइल जैसे शनवारी स्टाइल के अंदर। मैंने ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट देखे जिनके रेस्टोरेंट्स अंदर की जो उनके रूम्स हैं वो खाली होते हैं, बाहर लोग बैठे होते हैं और लोग अब शौक से बाहर बैठते हैं। एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लोगों की जो है वो एयर कंडीशन से निकल के लोग पूरा दो दरिया आपका जो है बिल्कुल ऐसे ही है, वो बिल्कुल ओपन बना हुआ है और समंदर की एक वो है। इसी तरह क्लिफ्टन आपका जो बीच व्यू है ये पूरा, और फिर अब बंस रोड को पूरे की पूरी फूड स्ट्रीट बना दी गई है, यानी अब वो पूरी सड़कें जो है उसके ऊपर आराम से दुकानदार अपनी चेयर टेबल्स लगा के और वहाँ पे खाना सर्व कर रहे होते हैं। सर तो टाइमिंग क्या है, इस पे भी बड़ी बहस हुई थी, कोर्ट तक में बहस हुई कि ये शाम की 6 बजे से 8 बजे से बंद नहीं की जा सकती सड़क, कितने बजे खोली जाएगी, क्या होगा सर, क्या इस पे क्या फैसला? देखिए, ये गवर्नमेंट ने इसके बाकायदा नोटिफाई किया है, कमिश्नर कराची साहब ने बंस रोड्स के लिए खास तौर पे इसको। एक्चुअल डॉक्टर साहब दुनिया में बाज़ जगह पे अगर आप देखेंगे तो फूड स्ट्रीट्स बनाई गई हैं, हर जगह होती है सर, और आप देखेंगे वहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से फुटपाथों पे आप देखेंगे वहाँ पर होता है। आबादी का तनासुब भी देखो, 3 करोड़ का शहर है इस कराची शहर, इतनी तो वहाँ के जो है पूरे मुल्क की जो है आबादी नहीं होती जितना इस शहर की आबादी है हमारी कराची शहर की। तो हमें भी ये चाहिए कि जिस तरह फूड स्ट्रीट्स, माहौल, एनवायरनमेंट चेंज होनी चाहिए। आप देखेंगे अब हम बहुत कराची जो है इस तरीके का हो गया कि ये जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि लोगों का रुझान जो ये शनवारी की तरफ क्यों गया, बंद कमरों, फ्लैट में बसने वाले, रहने वाले इस कराची शहर में, घरों के अंदर रहने वाले, अब वो ये चाहते हैं कोई खुली फजा हो। खुली फजा हमने ख़त्म कर दी है। दुनिया भर में आप जर्मनी में चले जाएं, आप आम्स्टरडैम या हॉलैंड चले जाएं, आप टर्की चले जाएं, जगह जगह सर, फ्रांस मतलब ये पेरिस की शांजलीज़े फूड स्ट्रीट जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो ज़्यादातर रुझान ये है कि कारोबार बंद होने के बाद और खातेकार जो ऑफिस के होते हैं ख़त्म होने के बाद तमाम लोग निकलते हैं
डाइन आउट करने जाते हैं, फुटपाथों के ऊपर वो लगी हुई होती हैं, तो इस वजह से तो सर कोई रिलैक्सेशन इस हवाले से दी जा रही है या नहीं? देखिए माह रमज़ान के अंदर मैंने आपसे कहा कि माह रमज़ान के अंदर हर आदमी जो है इस तमाम मामलात के अंदर उन आंखें बंद की होती हैं, लोगों का रोज़गार चल रहा होता है, और एज सच गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है कि रोज़गार दिया जाए ना रोज़गार छीना जाए। तो इस सिलसिले में जो है माह रमज़ान के अंदर जो है थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाती है। अच्छा, एक तरफ तो ये नाले जिसके ऊपर तजावुज़ात जहाँ से हटाई जा रही है, दूसरी जानिब कराची सर्कुलर रेलवे बड़ी हाइप क्रिएट हुई, बहुत कुछ कहा गया, एक छोटे से पीस पे एक सर्कुलर रेलवे स्टार्ट कर दिया गया। अब उसके बाद वो चले ना चले, लोग कह रहे हैं वायबल नहीं है। बाकी सर्कुलर रेलवे सर पूरे उसका वागुजार कराने के काम की क्या पोजीशन है? देखिए अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री लगी थी उसमें बाकायदा जो है इसी पर बात की गई है, और 3 महीने का फिर टाइम दिया गया है कि 3 महीने के अंदर कराची सर्कुलर रेलवे को जो है मुकम्मल तौर पर उसको आबाद किया जाए और उसको चलाया जाए। इस पर डीएस जो रेलवे है उसको पाबंद किया गया है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि आप इसके ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई करें और एक्शन लें, और वहाँ पर ये 3 महीने के अंदर उस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक पॉलिसी बनाई है। बाज़ जगह पे जो है जो हमारी ग्रीन लाइन और जो ब्लू लाइन्स हैं वो तसादम हो रहा है बीच में दोनों के, तो वो एक मीटिंग्स इंशाल्लाह ताला 2 से 4 दिन के अंदर होगी। उसके बाद जो है आप देखेंगे अब वहाँ से तजावुज़ात का खात्मा भी किया जाएगा और ये मुकम्मल तौर पर कराची सर्कुलर रेलवे काम करने लगेगा इंशाल्लाह। तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस पे आबाद हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स ने जो चीज़ें खड़ी कर दी हैं, उनको भी गिरा दिया जाएगा? जाहिर बात है तो तजावुज़ात में जो चीज़ें आएंगी वो उसको गिराया जाएगा। बाज़ जगह ऐसा हुआ है कि अभी चीफ जस्टिस साहब ने एक बिल्डिंग अभी आप शहर कैदीन पे जो है मुकम्मल बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आबाद बिल्डिंग है, उन्होंने कहा कि ये नाजायज़ है, इसको गिरा देंगे, नाले के ऊपर बनी है, तो उसको ऑर्डर्स आ गए हैं, उसको नोटिस भी जारी हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 से 15 दिन में जो उस पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, कार्रवाई कर देंगे जी बिल्कुल। तो सर उसमें जो लोग आबाद हैं और जो बेचारों ने पैसे देके घर खरीद लिया, उनकी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की उसमें लग गई, अब जब बिल्डिंग गिरा दी जाएगी तो क्या बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? उसको कोई रिलीफ दिया जाएगा जो घर वहाँ पे लोग घरों में आबाद थे, या कुछ नहीं किया जाएगा? देखिए डॉक्टर साहब, एक मेरा अपना अगर ज़ाती मौक़िफ़ अगर आप लें तो देखिए जिस तरह हम अभी गुजर नाले पे अगर आप देखेंगे तो हम वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, औरंगी नाले पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लीज मकानात भी आ गए जिन्होंने बाकायदा कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि आप ये क्यों करते हैं कि अगर किसी अफसर ने लीज दे दी, उसने तो गलती किया है, नाले पर आपको लीज दी, लेकिन अगर आपने जो लीज ली होगी उससे तो जाहिर बात है कुछ मुका करके ली होगी, तो दोनों लीज देने वाला और लीज देने वाला हाँ। दोनों ही मुजरिम है। कार्रवाई अगर होने तो दोनों के ऊपर होगा, तो लोग फिर जो है ना इसमें जैसे नालों पे ऊपर फिर लोग मकानात लेना छोड़ देंगे, उसके पहले वेरीफाई कराएंगे। अब ये होता ये है कि लोग ये सोचते हैं सस्ता मिल रहा है, कभी कहीं एक्शन होगा नहीं। तो एक्सीडेंट भी बड़े होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं नालों में, बिल्कुल ऐसे होता है, बारिश हो तुगयानी आती है नाले में, पूरे घर बह जाते हैं। मेरा बशीर आपसे मजीद बात करेंगे, और एक और भी मेहमान हमारे हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन हाजी हनीफ तैयब साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन सिलसिला है कार खैर का, और हमें ज्वाइन किया है अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन, इसके अलावा साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के भी सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं हाजी हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाजी साहब रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी बहुत मुबारक हो। और बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने अपनी जो मसरूफियात हैं उसमें से वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह खुश रखे। रमज़ान मुबारक में हाजी साहब की और ज़्यादा मसरूफियात हो जाती हैं, क्योंकि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की से मुख्तलिफ़ जगहों पर दस्तरखान लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ जो फैमिलीज़ हैं उनमें जो बच्चियों की शादियाँ हो रही होती हैं उसका इंतज़ाम किया जाता है। साथ ही साथ अल मुस्तफ़ा वेलफेयर हॉस्पिटल मौजूद है जहाँ मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो आज हम हाजी साहब से जो बात करेंगे
वो हम करेंगे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर होंठ कटे और तालू कटे पैदा होते हैं, जिनको ये पहले ही समझा जाता था कि शायद कोई नहुसत की अलामत है या अल्लाह ताला का कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से ये बच्चे ऐसा पैदा हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बच्चे खून में कुछ चीज़ों की कमी की वजह से ऐसे पैदा होते हैं और इसका इलाज मुमकिन है, चाहे होंठ कटे हुए हों या तालू कटे हुए हों या नाक तक बहुत से बच्चों की कटी हुई होती है, लेकिन इन सब का इलाज हो जाता है। इस हवाले से हाजी साहब से बात करेंगे और आपको ये बताते चलें कि KMC के डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, इसलिए हमने उनसे इसरार किया कि वो हमारे साथ मौजूद रहें। जी हाजी साहब क्या फरमाएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सबसे पहले तो मैं मेट्रो TV 1 को रमज़ान शरीफ की इन नशरियात के मुसलसल जारी रखने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपने बहुत अच्छा एहतमाम भी किया कि आपने SOPs को भी भरपूर तरीके से मेंटेन करने की कोशिश की है। जी मेरी आम लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट के बाद अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ कि ये एक वबा है, इसको सीरियसली लें। जो हिदायत आपको दी जा रही आपके फ़ायदे में है, आपके अपने इंटरेस्ट में है, इसलिए आप इस पर अगर अमल करेंगे तो इससे बचे रहेंगे। और ज़ाहिर है अदरवाइज़ हम आप अल्लाह ताला महफूज रखने वाला है, लेकिन अमेरिका से लेकर अब इंडिया तक तो आ गया है इतनी बड़ी तादाद में केसेस का होना, इसलिए इसको मोहतात तरीके से हैंडल करना चाहिए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के लिए तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मेट्रो टेलीविज़न ने, आमिर मसूद ने हमेशा जी अल मुस्तफ़ा के लिए एक हमदर्दी का अच्छा गोशा रखा है, सपोर्ट करते हैं। दुनिया में असल में होंठ कटे तालू कटे बच्चे सबसे ज़्यादा चाइना में पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ही ऑपरेट हो जाता है, प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। दूसरा इंडिया, वो बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है तो तंजीमें काम करने वाली ज़्यादा फैली हुई हैं। तीसरा इंडोनेशिया, चौथा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में चूँकि ख़ास तौर पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन अल मुस्तफ़ा की ये ख़ास स्पेशलिटी है कि ऐसे लोगों का फ्री ऑपरेशन किया जाए। ये इफ्तार के वक्त कम करीब पहुँच रहा है, मैं अल्लाह का शुक्र ऐसे मुक़द्दस औक़ात में कर रहा हूँ कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्री ऐसी सर्जरीज जो हैं होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की अल मुस्तफ़ा ने की हैं, जो हमारे प्रोफेसर सर्जन डॉक्टर गुलाम कादिर फैयाज पंजाब सरहद में करते हैं, वो 50,000 से ज़्यादा कर चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सिंध में करते हैं प्रोफेसर सर्जन मोहम्मद अशरफ गिनात्रा डॉक्टर साहब, वो 10,000 से ज़्यादा कर चुके हैं माशाल्लाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप तो चूँकि खुद डॉक्टर हैं, इस बात को समझते हैं कि हर हॉस्पिटल में छोटा मोटा प्लास्टिक सर्जरी का वार्ड होता है, लेकिन जाहिर है कि एक पूरा हॉस्पिटल जो इस काम के लिए मुख्तस हो, वक्फ हो, वो बनाना हमारे टारगेट में है। जो लोग सुन रहे हैं, कोई ज़मीन दे सकता है, कोई बनाने के लिए पैसों का इंतज़ाम कर सकता है, और होंठ कटे तालू कटे बच्चे का वो एक स्पेशल हाउस बना लें। इसलिए कि मेरे सामाईन और नाज़रीन तवज्जो फरमाएं, एक बच्चा पैदा हुआ, घर में खुशी आई, माँ बाप खुश हुए, देखा तो होंठ कटा हुआ है। अब आने वालों को वो दिखा नहीं रहे, बच्चे को दिखाओ, बोला वो सो रहा है इस वक्त। अगर दिखा भी रहे तो आंख तक तो पर्दा रखे, नीचे छुपा रखा है और आंखों में आंसू हैं, तो ऐसा बच्चा, उसकी कभी शादी नहीं होगी, ये बच्चा कभी तालीम हासिल नहीं कर सकेगा, ये बच्चा मुलाजमत नहीं कर सकेगा, ये कारोबार नहीं कर सकेगा। क्यों? सिर्फ एक ऑपरेशन के लिए। जो आप अल मुस्तफ़ा में आ जाएं और डॉक्टर बुलंद इकबाल का नाम लें, आप अल मुस्तफ़ा में आ जाएं, मेट्रो 1 का नाम लें, उसका फ्री होगा। और इस वजह से आप तो खुद समझते हैं कि इसमें पेचीदगियाँ होती हैं, तो बाद ऑपरेशन एक साथ एक झटके में हो जाता है, बाद में दांत तक असर होता है, बाद में नाक तक असर होता है, तो 2-2, 3-3 ऑपरेशंस भी उसके करने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं उन मुखिर हजरात को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिनको हम पहले बच्चे का फोटो भेजते हैं कि देखो किस बुरी तरह से इसका होंठ कटा हुआ है। तालू कटे वाले की भी बहुत सीरियस परेशानियां होती हैं कि वो खा पी नहीं सकता, बड़ी मुश्किलात में होती है। उसको फोटो भेजते हो, कहता ठीक है ऑपरेशन मेरी तरफ से फ्री कर दें। अब जो ऑपरेशन करने के बाद दूसरा फोटो भेजते हैं तो फोन करता है कि ये वही बच्चा है
इतना बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाता है, छोटा मोटा निशान चंद दिन रहता है, वो निशान भी बाद में मिट जाता है। और हमारे जो डॉक्टर्स ये करते हैं उनके जरिए हमें मालूम, हम ये तो मानते हैं कि शिफा अल्लाह ने शहद में शिफा रखी है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ये कटिंग होती है ना, इसको रुझाने के लिए शहद लगाया जाता है। अच्छा, तो शहद के जरिए वो फिर नॉर्मल तरीके से वापस अपनी लाइफ गुजारने पर आ जाता है। और माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमें दुआएं मिलती रहती हैं, हम दुआ के मोहताज हैं। कैंप हमारा पाकिस्तान के हर हिस्से में जाकर के हम लगाते रहते हैं, और एक दो मरतबा ज़रूरत पेश आने पर हमारे डॉक्टर्स अफगानिस्तान में जाकर भी ये ऑपरेशंस अल-मुस्तफा की करते तरफ रहे। से कर चुके हैं, और आइंदा भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब कश्मीर में भी यहाँ से टीम लाहौर वाली जाती है और वो करती है, तो मैं यकीनन बहुत आपका भी ममनून हूँ। और हमारे जी ये ऑपरेशन जो है सर, ये क्या कैंप में भी कर दिए जाते हैं? यानी इसके लिए जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल, मतलब ये किसी हॉस्पिटल में कैंप लगाया जाता है? कैंप हाँ, असल में कैंप के मुराद ये है, जैसे अभी इस वक्त जो रिटायर्ड हमारे जनरल सर्जन जनरल थे वो कराची आए थे, देखा पूरा तमाम कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में जहां भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। हमारी तरफ से फैसिलिटी फ्री है। सिर्फ आपका एक खत आ जाए और तमाम सिविल हॉस्पिटल, DHQ हॉस्पिटल, तहसील हॉस्पिटल सब हमें प्रोवाइड करते हैं मदद, और रेलवे के जो हॉस्पिटल है वो हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह सब जगह कैंप बने बनाए उसमें लग जाते हैं, और हमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसी रमज़ान में कोई जो कोई साहिब खैर राब्ता कायम करेगा, और इंशाअल्लाह ताला हमें जगह बड़ी बनाई या खाली ज़मीन और बनाने वाला मिल जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला एक हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल एक अल-मुस्तफा लाहौर में भी कायम करेगी, जहाँ के सिर्फ तालु कटे होंठ कटे सिर्फ बच्चों तालु का कटे होंठ कटे इलाज किया जाएगा। जी हाँ, तो इस वक्त अल-मुस्तफा जो गुलशन इकबाल में हॉस्पिटल है वहाँ पे इलाज किया जा रहा है। इलाज किया जा रहा है, कैंप लगते हैं बाकायदा। और जो बाकी, ये भी एक ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फ्री मेडिकल कैंप लगाने का सेहरा तमाम शोबों में, आइज में भी, होंठ कटे में भी, जनरल में भी, गाइडिंग में भी अल-मुस्तफा को हासिल है। तो अभी हमें मोरो में भी चंद बच्चे मिल गए, बदीन में भी अभी कैंप बदीन में भी कैंप लगाया, मोरो में मिल गए, और इंशाल्लाह वो बच्चे यहाँ आएंगे, हमारे मेहमान होंगे, ऑपरेशन करके उनको वापस भेज देंगे। नोबेल कॉज, बड़ा ऐसा कार्य खैर में आप काम कर रहे हैं। खास तौर पे जो लोग इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं वो अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी और अल-मुस्तफा हॉस्पिटल से रब्ता कायम करके हाजी साहब की इस जो नोबेल कॉज है इसमें अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं, इनका हाथ बटा सकते हैं। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत तफसील से आपने तमाम बातें बताई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक अता फरमाए कि आप लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करते रहें, और हम सबको ये अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि न सिर्फ हम अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें बल्कि दूसरों के लिए आसानियों का, ये उनके लिए ज़्यादा सोचने की बात है कि जिनके घर में बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बगैर किसी नक्स के पैदा हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका शुक्र अदा करना है। तो ऐसे लोगों को जितना शुक्र अदा करें कम है, और उसका शुक्र अदा करने का एक तरीका ये है कि ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी इलाज और मुआलजे में थोड़ी सी मदद फरमा दें, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा डालते हैं। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर भाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात। आबाद है रमज़ान।